हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल पर जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में से 30 ला सकते हैं, इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको पहले ही अटैम्प्ट में सीटेट अपना क्लियर करना है तो हिंदी संस्कृत दोनों को अच्छे से पढ़िए। कितने लोग होते हैं कि अदर विषय के मुकाबले हिंदी और संस्कृत पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनका नहीं निकल पाता है। तो ये गलती आप भी मत करिए। सीटेट में 3 से 4 बार दे चुके हैं बहुत लोग, उनका नहीं निकल पा रहा है, फेल हो जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और वीडियो देखने से पहले आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, कुछ और बेहतर कर सकूं आपके लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो सहगुणात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटन अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। तो बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर प्रस्तावित करता है? तो सहयोगात्मक अधिगम पर। क्रिया प्रसूत अधिगम होगा नहीं, रटन प्रणाली भी नहीं होगा और निष्क्रिय अधिगम भी नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत है जो भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया पर केंद्रित है। वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चे अपने सीखने के लिए अधिक अनुभवी व्यक्तियों के साथ सहयोग करके सीखते हैं। इनका कहना था कि बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक में अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो जहाँ अंतःक्रिया सामाजिक परिवेश की बात आए वहाँ वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? तो जीववादी सोच, पदानुक्रमित सोच, केंद्रीकरण, वर्गीकरण। तो यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, तो क्या कहलाता है? तो जीववादी सोच। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, यह एक जीववादी सोच कहलाती है। चलिए समझते हैं जीववादी सोच क्या होती है। तो जीववादी सोच एक ऐसी मान्यता है जिसमें बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानते हैं। जैसे कि यह मान सकते हैं कि गुड़िया, कार भी जीवित हैं। जीववादी सोच यह बच्चों में शुरू में होने वाली सोच होती है, जिसमें बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानते हैं, जैसे भावनाएं और इरादे। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती, तो क्या कहलाती है? जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे पूरी संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में बच्चे अभी तर्क संगत सोच विकसित नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है समझिएगा, इस स्टेज में बच्चा एक ही आयाम पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे ऊंचाई या चौड़ाई पर। तो दूसरा है, कारण है जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संज्ञानात्मक चरण में है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। रिया जब 2 अलग अलग आकार में बर्तनों के समान मात्रा में पानी डालने पर उन्हें अलग अलग मानती है, तो वह संरक्षण नहीं रखती, जो इस अवस्था की विशेषता है। इसलिए ए आर दोनों सही हो जाएगा। आर ए की व्याख्या करता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था वह विकासात्मक अवस्था है जो बचपन में वयस्क संक्रमण काल को दर्शाती है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन का समय माना जाता है।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास की अवस्थाएं समझते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था कितने वर्ष की होती है? तो 2 से 5 वर्ष की होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब मध्य बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। और किशोरावस्था होती है तो 12 से 19 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की अवस्था होती है? तो ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना, चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। गामक कौशल मोटर स्किल जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सूक्ष्म गामक कौशल, फाइन मोटर स्किल, जो छोटे मांसपेशियों से संबंधित होते हैं, जैसे उंगलियों और हाथों का उपयोग करना। समझिएगा, जैसे सुई में धागा डालना, लिखना, काटना, याद ये सूक्ष्म गामक कौशल होते हैं। स्थूल गामक कौशल जो ग्रॉस मोटर स्किल होते हैं, जो बड़े मांसपेशियों से संबंधित होते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, याद ये स्थूल गामक कौशल होते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? तो परिवार, स्कूल, दोस्त, मीडिया। तो सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी होती है? तो परिवार होता है। सामाजिकरण की प्रथम संस्था परिवार होता है। यह वह स्थान रहता है जहाँ व्यक्ति जन्म से लेकर किशोरावस्था तक समाज के मूल्यों और संस्कारों और अपने आचार व्यवहार की पहली शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिए सामाजिकरण की पहली संस्था उसका परिवार हो जाएगा। दूसरे में हो जाएंगे, सामाजिकरण की दूसरी संस्था पूछा जाए तो स्कूल हो जाएगा, दोस्त हो जाएंगे और मीडिया हो जाएंगे। अगर दूसरे की बात करें तो पहले की सामाजिकरण की प्रथम संस्था माना जाता है उसका परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता, अधिगम में बाधा डालता है, संबंधित नहीं है, अधिगम को सुसाधित करता है। तो बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उनके अधिगम लर्निंग को सुसाधित करता है। समझिएगा, जैसे एक बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और मानसिक रूप से संतुलित है तो वह किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से सीख सकता है, अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है और नई जानकारी को समझ या याद रख सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। कहीं अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? तो पर्यावरण कारक, योग्यता में कमी, कोशिश में कमी, कठिन भाग्य। रूही का यह मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की है। यह दर्शाता है कि वह अपने प्रदर्शन का आरोपण अपनी कोशिश की कमी को दे रही है, ना कि अपनी योग्यता की कमी को। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। रूही का कहना था, अगर मैंने और कोशिश की होती तो मैं अच्छा कर सकती थी, अपने परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश नहीं की, तो अपने आरोपण को वह कोशिश की कमी को दर्शा रही है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि,
पारस्परिक, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, अंतः व्यक्तित्व। तो कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक प्रभावी परामर्शदाता को दूसरों की भावनाओं, जरूरतों और दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए पारस्परिक बुद्धि सबसे आवश्यक मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, पारस्परिक बुद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो नहीं पूछा है। रटंत व दोहराव, स्मृति सहायक विधियाँ, संकल्पना चित्रण, विस्तृत दोहराव। तो निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रटंत व दोहराव। रटंत व दोहराव यह किसी भी चीज़ को रटने या याद करने पर बल देती है, जो सार्थक सीखने के लिए प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा, आत्मवाक्य प्रयोग द्वारा, संतुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, खुद को पुनर्गणन के उपयोग द्वारा। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो आत्मवाक्य प्रयोग द्वारा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि पहला है, सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। दूसरा है, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। चौथा है, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। तो केवल जहाँ रहे कट जाएगा, यहाँ भी देखिए, देखते ही काट दीजिए केवल, क्योंकि केवल नेगेटिव आंसर है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि केवल एक ही आयाम नहीं होता है, बल्कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासित दृष्टिकोण है? छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। तो ऐसा नहीं करना है, तो पहला गलत हो जाएगा। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। तीसरा है, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना, ऐसा भी नहीं करना है। चौथा ऑप्शन है, छात्रों में ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित और पूरा कर सकें। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के वर्तमान ज्ञान और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए समर्थन और संसाधन उपलब्ध प्रदान करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे छात्रों के उनके अनुसार सीखने में मदद मिलती है और बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान, जेंडर प्रारूप। तो विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता में क्या होता है? समाज जेंडर के आधार पर पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग रूप में देखा जाता है, जैसे कि पुरुषों को मजबूत और महिलाओं को भावुक माना जाता है। जो पहले से धारणा बन चुकी है वह जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, दोहराव व बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो सोलिन क्रम विकार की, अधिगमनात्मक विकलांगता की, ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार की, मस्तिष्क पक्षाघात की। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ADHD में अक्सर दोहराव और बारंबार किए जाने वाले व्यवहार देखे जाते हैं, जैसे अनियंत्रित गतिविधियाँ,
जैसे कुछ कार्यों को बच्चा बार बार करता है, वह अति क्रियाशीलता विचार होता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक